सभी को नमस्कार। सभी के सभी दोस्त आ जाएं, फिर कहानी शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। आ जाएं सभी के सभी लोग। आज क्लास नंबर 29 है। प्लीज अपडेट करना कि बच्चे ने कहा है कि अपडेट नहीं है। थैंक यू शिवम। थैंक यू शिवम। नमस्कारम। थैंक यू मनीष। थैंक यू रूपा। गुड इवनिंग। भाई मेरी आवाज तो इतनी आती है, आप अपने फोन की आवाज बढ़ा लो, नहीं तो फोन चेंज कर लो। प्रीतम जल्दी आएगा। तो चलिए, मुझे लगता है आप सभी के सभी लोग खुश हैं और कहानी शुरू करते हैं अपने पढ़ने पढ़ाने की। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब ये लिखने की बातचीत को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें। बातचीत को रोकने की कोशिश करें और शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने का एक प्रोसेस। बहुत अच्छी बातें अब हमारे सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले आज का वोकैब आपका लिए डोज तैयार है। वोकैब हाजिर हो। सबसे पहले हमारे सामने एक प्यारा सा शब्द है जिसे हम कहते हैं इंट्रिम। इंट्रिम का मतलब हमें समझ आता है। इंट्रिम का मतलब हमें समझ में आता है जो कि टेम्परेरी है। ये शब्द पी चिदम्बरम साहब के लिए यूज किया जा रहा है लगातार, जिनको इंट्रिम बेल नहीं मिल रही थी। इंट्रिम का मतलब अब हमें समझ आता है, यानी कि जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है। नंबर 2 पर आता है हमारे सामने एक शब्द जिसे हम कहते हैं इम्प्रीकेशन। इम्प्रीकेशन का अर्थ होता है अब्यूज, यानी कि कर्स। यानी कि जब हम किसी चीज के लिए श्राप देते हैं, बुरा कहते हैं। नंबर 3 पर आता है एक शब्द जॉन्टी, इसे हम कहते हैं चीयरफुलनेस, यानी कि मस्त मलंग। ठीक है। सॉजल्ड एक नया शब्द आपके सामने आता है जिसे हम कहते हैं वेरी ड्रंक, जो सेट टोया रहता है जी, पिए शी रहता है। लीव वे एक नया शब्द आपके लिए जिसे हम कहते हैं परमिसिवनेस। परमिसिव शब्द बना है परमिशन से। परमिशन का मतलब हुआ जब आप किसी को आज्ञा देते हैं, और परमिसिवनेस का मतलब होता है जो हर किसी चीज के लिए हाँ कहने के लिए तैयार है। अगले 5 शब्द आपके सन्मुख पेश किए जाएं। नाइस वर्ड, इसे हम कहते हैं
स्टेयर, जब आप किसी की तरफ ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। नंबर 7 पर एक प्यारा शब्द है जिसे हम कहते हैं राइफ। राइफ का अर्थ होता है वाइड स्प्रेड, जो चारों तरफ फैला हो। नंबर 8 पर एक हमारे सामने शब्द पेश हुआ जिसे हम कहते हैं हेगीमोनी। इसका अर्थ हुआ डोमिनेशन, वर्चस्व। सरप्टिशियस, स्पेलिंग टेस्ट में दिए जाने वाला है ये शब्द। सरप्टिशियस का अर्थ हुआ सीक्रेट, यानी कि जो रहस्य है, जो लोगों को बताया नहीं जाता। नंबर 10 पर आता है हमारे सामने शब्द इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का अर्थ हुआ बर्डन, बोझ। अगले 5 शब्द आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का अर्थ होता है सरेंडर। ठीक है जी, सरेंडर का अर्थ होता है जब आप किसी की बात को मान लें, किसी के सामने हाथ खड़े कर लें, इसे हम सरेंडर कहते हैं। अगले, तो ठीक है भाई, अगले शब्द की बात करते हैं, जॉन्टी हीडफुलनेस। थोड़ी देर पहले भी ये शब्द आया था। हीडफुलनेस का मतलब होता है जो इंसान बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। हक, एक नया शब्द जिसे हम कहते हैं प्लेज, कसम। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। नया शब्द आता है हेरेटिकल, और हेरेटिकल की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हुआ इम्पायस। पायस का अर्थ होता है पवित्र और इम्पायस का अर्थ होता है अपवित्र। 15 पर आता है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का अर्थ होता है जिद्दी, एडमेंट, स्टबर्न। अगले 5 शब्द आपके सामने हाजिर हुए, जरा 5 शब्दों को ध्यान से देखते हैं। फ्रैक्चियस, बड़ा प्यारा शब्द है, इसका अर्थ होता है इरिटेबल, जो चिढ़ाने वाला शब्द होता है। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसी बात जो चिढ़ाने वाली हो। डिमाइज का अर्थ हुआ अंत, एंड। इसी को हम डेथ भी कहते हैं। प्रिस्टाइन, बहुत प्यारा शब्द है, इसका अर्थ होता है ओरिजिनल। 19 पर आता है ओरोटंड, का अर्थ होता है रेजोनेंट। रेजोनेंट का होता है जिससे एक प्रकाश निकलता है या जिसका एक चारों ओर चमक होती है। इंसेंस का 2 अर्थ है, एक तो एंग्री आपके सामने है ही। इंसेंस का एक और अर्थ होता है जो आप घर पर पूजा पाठ के वक्त अगरबत्ती लगाते हैं, उसे भी इंसेंस कहा जाता है। चलिए आखिरी 5 शब्द आपके सामने हाजिर हुए, जरा ध्यान से देखते हैं अगले 5 शब्द। इनकॉन्टिनेंट का अर्थ हुआ अनरिस्ट्रेन्ड, यानी कि जो लिमिट से बाहर हो। देखो कॉन्टिनेंट तो आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो वाटर बॉडी के आसपास होता है। नंबर 22 पर लिखा है निबल। निबल का यहां पर मीनिंग समझाया हम लोगों ने एजाइल। एजाइल शब्द से बना है एजिलिटी। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते किस तरीके से है, मैं आपको दिखाता हूं। आपके हाथ में बैट हुआ, सामने बॉलर बॉल डालता है, आपका ध्यान बॉल पर होता है। सामने से बॉल जैसे ही ड्रॉप की जाती है तो बॉल आपकी तरफ बढ़ती है और आप बॉल अपने बैट को स्विंग करते हैं, हिट करते हैं और आपकी बॉल बाउंड्री से बाहर। एजिलिटी कैसे काम करती है, आपकी आंखें बॉल पर है, आपके हाथ में बैट है, आप बैट को इतना स्विंग करते हैं और इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं ताकि बॉल को आपके बैट का सरफेस हिट करे और बॉल जाए। तो ये एजिलिटी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स। 23 पर आया एक शब्द ऑफल, जिसका अर्थ हुआ टू रिफ्यूज। 24 पर आते हैं, जो शब्द लिखा है कॉलोसस, का अर्थ हुआ टॉवरिंग, बहुत ऊंचा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज अ कॉलोसल बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं स्टैच्यू, विशाल, ऊंचा। हेल्म का अर्थ होता है हेड, जो मुखिया कहलाता है। जरा फटाफट से नजरें निकालें, फिर कहानी शुरू करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने समझने का जो प्रयास किया था, आर्टिकल्स की हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे और आर्टिकल्स के उस डिस्कशन में बहुत सारी बातें हम लोगों ने लिखी हैं और बहुत सारी बातों के साथ साथ कई बच्चों ने नए नए सवाल पैदा कर दिए। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है द पीएम मोदी। ठीक से कहना सीखें सर, पहले आप लिखें मोदी और उसके बाद लिखने का काम करें द पीएम। चलिए खैर, थोड़ी बातों को आगे लेकर चल लेते हैं और मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत सिंपल सा है, पेपर का क्वेश्चन भी इससे निकल जाता है। और ये हुआ मीनिंग
एंड आर्टिकल्स। मीनिंग एंड आर्टिकल्स। अर्थ और आर्टिकल्स किस तरीके से एक दूसरे से टकराते हैं, अर्थ और आर्टिकल्स किस तरीके से एक दूसरे से टकराते हैं, ये बेहद खूबसूरत बातचीत हमारी होगी। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक बातें लिख रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं दोस्तों, इन फ्रेजेस के बारे में थोड़ा सा सोचने का काम करें, किस तरीके से ये काम करते हैं। मैंने आपके सामने जो फ्रेजेस लिखे हैं बच्चों, मैं रुक रहा हूं, इन पर ध्यान लगाने की कोशिश करो और मैं धीरे धीरे चीजों को रिलेटिवली जोड़ना शुरू करूंगा। अब इन लिखी हुई बातों के अर्थ पर फोकस करते हैं। मैंने आपको समय इसलिए दिया ताकि जब मैं इनको समझाना शुरू करूं तो आप एक ही स्ट्रोक में समझना शुरू कर दें, ठीक है जी। अब एक एक चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई साहब, मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सी बुक है जिसकी मैं एक छोटी सी चित्रकारी आपके सामने कर रहा हूं। मेरे सामने बहुत प्यारी सी एक मैंने बुक आपके सामने बनाई है भाई। ये मैंने आपके सामने एक बुक बनाई है, ठीक है जी। थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना।
अगर मैं इस लिखी हुई बात को ध्यान से देखने का काम करता हूं, मैंने लिखा अ पेज ऑफ अ बुक। अगर इस बुक से इस पेज को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो ये बुक तो अपने आप में स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि यहां पर इस आर्टिकल ए का यूज अपनी जगह गलत है। एक बार फिर ध्यान से समझने का काम करो। अगर मैं कहता हूं अ पेज ऑफ अ बुक, तो इस बुक से अगर इस पेज को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो इसका मतलब ये बुक तो अपने आप में स्पेसिफिक होनी चाहिए, तभी तो इसमें से एक पेज निकालूंगा। मेरे सामने एक ये बुक है, अगर मैं इसमें से कोई भी एक पेज निकालूं तो बुक स्पेसिफिक होगी, तभी तो एक पेज निकालने की सेंस बनती है। यानी कि ये वाली बात इस आर्टिकल ए की वजह से गलत हुई। मैंने एक अगली बात कही, अ पेज ऑफ द बुक, बात अपनी जगह सेंसिबल है कि मैं इस बुक में से किसी भी एक पेज को बाहर निकाल सकता हूं। मैं इस बुक में से किसी भी एक पेज को बाहर निकाल सकता हूं। अगर किसी भी एक पेज को बाहर निकालता हूं तो ये पेज तो जनरल सेंस ठीक दे रहा है, और ये द बुक स्पेसिफिक हुई क्योंकि इसी बुक में से इस पेज को निकाला गया, यानी कि कायदे से ये बात तो अपने आप में ठीक है। अगला सवाल, द पेज ऑफ द बुक। सर द बुक तो अपने आप में ठीक है, लेकिन द पेज कहने का मतलब तो ये समझ में आया कि मेरी इस बुक में है ही एक पेज। मेरी इस बुक में है ही एक पेज, क्या ये सेंस कन्वे करता है? मेरी इस बुक में एक ही पेज, एक पेज की कौन बुक बनाता है भाई? इसका मतलब यहां पर इस बातचीत में ये वाली मामला गड़बड़ हुआ। फिर मैंने कहा द पेजेस ऑफ द बुक। सर ये बात अपनी जगह सेंसिबल लगती है, क्यों? क्योंकि द बुक तो स्पेसिफिक है और इस बुक के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो सभी के सभी स्पेसिफिक हैं। तो द पेजेस ऑफ द बुक का मतलब समझ में आया, इस बुक के अंदर जितने भी पेजेस हम सभी की बात कर रहे हैं। तो सभी की बात अगर मैं कर रहा हूं तो स्पेसिफिक हो गया अपने आप में, ये भी बात अपने आप में अब करेक्ट हुई। अ कवर ऑफ द बुक, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बुक मैंने आपके सामने जो बनाई है, इस बुक के अंदर कितने कवर हो सकते हैं? भाई इस लिखी हुई बुक के अंदर कितने कवर हो सकते हैं? सोचने की कोशिश करें। इस लिखी हुई बातचीत के अंदर सोचने की कोशिश करें। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं अ कवर ऑफ द बुक, भाई सब बुक के अंदर एक ही कवर होता है। बुक के अंदर जब एक ही कवर होता है तो बुक के अंदर एक ही कवर के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ा, तो ये जनरल सेंस तो कन्वे नहीं कर सकता, यानी कि इस आर्टिकल की वजह से मामला गलत हुआ। फिर अगली बात आती है द कवर ऑफ द बुक। इसका मतलब, यार कुणाल तुम पागल इंसान हो क्या? फ्रंट कवर बैक कवर, बुक के दो कवर होते हैं? बेवकूफ इंसान। इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, द बुक और कवर के साथ अगर हम कहना चाहते हैं तो बुक तो अपने आप में एक स्पेसिफिक हुई, तो उसका कवर भी एक ही होता है, तो वो भी अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग तैयार करने का काम करेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये वाली सेंस इस आर्टिकल की वजह से गलत हुआ, तो द बुक ऑफ द कवर कहना अपने आप में बिल्कुल सही है। अगर हम कहने की कोशिश करते हैं द कवर्स ऑफ द बुक, तो ये बात अपनी जगह गलत हुई, क्योंकि किसी भी बुक का कवर तो एक ही होता है, इससे ज्यादा कवर बनाने की तो हमें जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी। तो मीनिंग के बेसिस पर हमारे ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने रखे, ये क्वेश्चंस हमारे सामने कंफ्यूज करते हैं क्लोज टेस्ट में। अब ऐसे ही मीनिंग के बेसिस पर हजारों सवाल तैयार होते चले जाते हैं, ध्यान से सुने और समझते हुए चलें।
अगर हम इस लिखी हुई बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो अब यही मीनिंग के बेसिस पर और क्वेश्चंस तैयार हुए। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं शिखा लॉस्ट हर कीज, तो क्या इसकी कोई सेंस बनती है? अब इसको हम बोलते जरूर है, हम लोग इन चीजों को कहना जरूर चाहते हैं, लेकिन कहने और बोलने के अर्थ कितने अनर्थ हुए ध्यान से समझने का काम करें। लिखा हुआ है शिखा लोस्ट हर कीज। सर एक बार थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इस हर के साथ लिखा कीज, ये तो इसका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अब इस हर के साथ लिखा हुआ ये कीज, इसका मतलब ये चाबी किसकी है? शिखा की। क्या किसी इंसान की चाबी होती है? क्या किसी इंसान की चाबी होती है? अगर मैं आपसे पूछूं वेयर आर योर कीज, तो सर क्या आपकी कोई चाबी है? चलो सवाल थोड़ा बेतुका बनाकर पूछता हूं, क्या आप मेरे को बताओ बेटा, आप अपनी चाबी कहां लगाते हो? यहां पर, यहां पर, यहां पर, या फिर यहां पर? नालायकों, ठीक से तरह से समझ लो। तो इंसान की तो कोई चाबी नहीं होती। इसका मतलब यहां पर इस हर का तो यूज करना बिल्कुल ही नॉनसेंस हुआ। उस लड़की की चाबी थोड़ी होगी। बेसिकली शी लॉस्ट द कीज ऑफ, उसके बाद मुझे लिखना होगा द लॉक। अगर यहां पर भी मैंने हर लगा दिया तो इसका भी नॉनसेंस हुआ। इसका भी ये नॉनसेंस तैयार होता है कि उस लड़की के अंदर कोई लॉक फिट है। एक जगह पर अगर हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं और नहीं करते हैं तो अनर्थ हो सकता है। इतना भयंकर अर्थ हो सकता है कि समझने वाले अजय जैसे मूर्खानंद कहते हैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। तू एक बार नहीं सुनना, ध्यान से 50 बार बोलूं तुझे जब भी नहीं सुनना, क्योंकि ध्यान तो बेटा तेरा कमेंट पे है और कमेंट पे लगे रहो। तुम्हें कौन क्या समझा सकता है? हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस नंबर 2 लिखा है शी सोल्ड अ कार। अब इस अ कार का मतलब हमें समझ में आता है, इसको जोड़ तो मैं रहा हूं इस कार के साथ, मैं इसे जोड़ तो रहा हूं इस अ कार के साथ, लेकिन कहानी कुछ और हो गई। कहानी ये समझ में आती है कि उस लेडी ने कोई कार बेची है। इसका मतलब जिसके लिए ये यूज हुआ है वो लेडी अपने आप में, वो लेडी अपने आप में कोई जनरल नहीं है, शायद वो कार की डीलर है और उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, या फिर वो एक ऐसी ऑनर है जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं और उसने बहुत सारी गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को बेच दिया। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट तैयार करने की बात हुई। ठीक है ना जी। वैसे इसका अपने आप में एक नॉनसेंस है। अगर मैं कहता हूं आई सोल्ड अ कार, इसका मतलब नॉनसेंस ज्यादा बनता है कि भैया मैं तो रोड पे खड़ा था, एक गाड़ी सामने खड़ी थी, उठा के मैंने बेच दिया। जनरल सेंस का मतलब तो समझ आता है कि कोई भी एक गाड़ी, तो अपने आप में एक नॉनसेंस मीनिंग तैयार कर दिया इस बात ने। तो इसका मतलब अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, अगर इसका मैं नॉनसेंस मीनिंग तैयार करने की कोशिश करूं तो इसका तो अपने आप में नॉनसेंस मीनिंग तैयार हो सकता है कि उसने कोई भी एक गाड़ी बेच दी, पता ही नहीं कौन सी। इसकी सेंस तब क्लियर हो सकती है जब हम लोग उसे समझने का काम करें कि वो लेडी या तो कोई डीलर है या उसके पास ऑनर है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें से एक गाड़ी। ज्यादा अप्रोप्रिएट कहना होगा शी सोल्ड हर कार। ज्यादा अप्रोप्रिएट कहना होगा, क्यों? क्योंकि उस इंसान ने अपनी ही गाड़ी को बेचा है। शी सोल्ड द कार, शी सोल्ड द कार। अगर हम कहने की कोशिश करते हैं सी सोल्ड द कार, मैं कहना चाहूं तो द तो हम तब यूज करते हैं जब हम किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं। यहां कौन सा मीनिंग इसके साथ स्पेसिफिक हमने जोड़ा, या कौन सा इसका मीनिंग स्पेसिफिक है? ये तो स्पेसिफिक बनता ही नहीं है, इसलिए इसको भी गलत किया। अब एक क्वेश्चन देखो कितना प्यार से कंफ्यूज करता है। लगभग हर कोई इंसान इस सेंटेंस को गलत बोलने की कोशिश करता है। और सेंटेंस कहता है आई फॉरगॉट, मैं फिर कह रहा हूं आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई चार्जर। लो जी, हो गया नॉनसेंस, हो गया फिर से नॉनसेंस। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई चार्जर। अरे भाई साहब मेरा चार्जर थोड़ी होगा, मेरा चार्जर थोड़ी होगा। बेसिकली चार्जर तो है ये, मैं इसके साथ आर्टिकल द लगाने की कोशिश करूंगा तो इसके साथ आगे मुझे लिखना होगा ऑफ माई फोन। मेरा पोजेशन फोन पर है और फोन के चार्जर की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं यहीं पर कह देता हूं माई चार्जर तो सर मैं अपने आप को चार्ज थोड़ी करूंगा। अटर नॉनसेंस है। थोड़ा ध्यान से देखें, फिर मैं कुछ और सवालों पर लेकर चलना चाहूंगा।
सॉरी। मैं अब इन लिखी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करूं, हम अब कुछ कैटेगरीज बनाने की कोशिश करेंगे और इन नाउन्स का जनरल सेंस में ही कन्वे करता है मीनिंग, या इनका जनरल पर्पस होता है। और जनरल पर्पस अगर है तो इनके साथ हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल लगाते हैं तो इनका मीनिंग बदलता है। मैंने आर्टिकल्स की डेफिनेशन आपको बताई थी और उस डेफिनेशन को हम कहते हैं शायद डिटरमिनर्स या वर्ड फिक्सर्स। अब उन्हीं के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट पे लगे रहो बेटा, क्योंकि ना सुनना ना समझना इस कमेंट पर बहुत अच्छे लगे। आई बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें हम अलग अलग कैटेगरीज की बात करना चाहेंगे और सबसे पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली कैटेगरी आती है पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस का हम जनरल यूज करते हैं। जनरल यूज करने में पब्लिक प्लेसेस की बहुत सारे शब्द तैयार कर सकते हैं। पार्क, गार्डन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट। जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक, अ मोमेंट प्लीज। चलो भाई, ये भी हो गई बात। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बात शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा लॉजिक, भाई पानी पिलवाना थोड़ा सा सुरेश। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाने का काम कर रहा था कि जिनकी अब मैं बात करूंगा बेसिकली ये जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनके साथ आर्टिकल लगाना कोई खास बड़ी बात नहीं होती। आर्टिकल द लगाने के बाद ये भयंकर अर्थ बना सकते हैं। जैसे पार्क, गार्डन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, प्रिजन, और भी कई सारे शब्द आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब पब्लिक प्लेसेस हैं। लिख ले भाई, हॉस्पिटल लिख ले, होटल लिख ले, ऐसे कई सारी चीजें लिख सकते हैं। अब मैं सवाल पर आता हूं, ठीक है जी। चलो भाई, समझने का काम करते हैं। मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैं अगर कहता हूं
ही वेंट टू, पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूं मैंने, मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, ही मेट राहुल इन मार्केट, he met Rahul in the market. एक छोटे से ही सवाल पर सारी चीजें घूमती जाएंगी, ठीक है जी। अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं। ही वेंट टू मार्केट, इस लिखी हुई बातचीत में अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं, भाई ध्यान से सुन लेना, नहीं तो डाउट तुम लोग पूछते रहोगे और उसका कोई इलाज नहीं होगा, ना ही वो समझ में आएगा। जैसे भी मैं देख रहा हूँ विष्णु जी लगे पड़े हैं, कृष्णा जी लगे पड़े हैं और कई सारे लोग भी लगे पड़े हैं। ये डाउट बनते हैं, दो लोगों के डाउट बनते हैं, या तो दिमाग में कुछ और चल रहा हो या फिर आप ध्यान से सुनते नहीं है। अपनी वीडियो को दोबारा से देखे भाई, 2 बार 4 बार 50 बार देखे, ठीक है। जितनी बार देखोगे उतनी क्लैरिटी हो जाएगी। मेरे शब्दों का मुझे पता है कि कहाँ मैं क्या बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि परेशानी आपके कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि चीजों को मैं फिर उलझाता चला जाऊंगा, नहीं समझोगे तो। ही वेंट टू मार्केट, अब यहां पर इस मार्केट के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, इसका मतलब मार्केट का जनरल पर्पस बताया गया है। अब अगर मार्केट का जनरल पर्पस बताया गया है तो इसका मतलब ये समझ में आता है, मैं जिस ही की बात कर रहा हूं बेसिकली ये शॉपिंग के लिए ही जा रहा है। भाई आप मार्केट किस लिए जाते हो? मार्केट से कुछ खरीदने के लिए जाते हो? अरे हाँ है ना। आप अगर मार्केट जाते हो तो मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाते हो। अब इस बात को ध्यान से देखना, कितनी गजब की बात उठ रही है। आर्टिकल यहां यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलो आपके शब्द आसान बना देता हूं। आर्टिकल यहां यूज नहीं हुआ, डिटरमिन मीनिंग इस शब्द का हो गया, ठीक है जी। एक बार फिर ध्यान से समझना, मैंने कहा ही वेंट टू मार्केट, मार्केट का जनरल पर्पस बताया गया है, जनरल पर्पस इस शब्द का बताया गया है, डिटरमिन वो हो गया, इसका मतलब वो इंसान शॉपिंग के लिए वहां गया है, यानी कि वो इंसान किसी चीज को खरीदने के लिए गया है। लेकिन अगर हम कहने की कोशिश करें ही वेंट टू द मार्केट, तो यहां पर अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं द के साथ लगा ये मार्केट, तो ये इसका जनरल पर्पस नहीं है। और इस जनरल पर्पस ना होने का मतलब समझ में आता है, ये इंसान मार्केट शॉपिंग करने के लिए नहीं गया। हो सकता है ये इंसान मार्केट में टाइम पास करने के लिए गया हो सकता है किसी इंसान से मीटिंग करने गया हो सकता है आपकी तरीके से किसी को आजा गुनाह कर ले, किसी को निहारने गया हो सकता है किसी को देखने गया हो सकता है ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे किसी का निशाना साधने गया हो, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये समझ में आता है कि शॉपिंग नहीं, कोई और पर्पस बताने की इच्छा की गई, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो, मैं 2 प्रेपोजिशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस शब्द के साथ। मीट के साथ अगर आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते तो जिससे भी आपकी मुलाकात होगी वो इंटेंशनल है, ठीक है जी। जैसे आई मेट हर, तो ये प्रेपोजिशन का खेल है, हम आगे समझने को मिलेगा। इफ आई से आई मेट हर, इसका मतलब मैं उस इंसान से इंटेंशनली मिला। लेकिन अगर हम कहने की कोशिश करते हैं मीट के साथ विद, तो इसका मतलब हुआ अनइंटेंशनल, यानी कि अचानक से मुलाकात होगी, राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे। आगे पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस बात को समझने का काम करता हूं कि मीट के साथ प्रेपोजिशन नहीं, अनइंटेंशनल, जिसकी इच्छा नहीं थी,
और मीट के साथ विद लगाना अनइंटेंशनल। इसीलिए आप कहते हैं आई मेट विद एन एक्सीडेंट। क्या कहते हैं? आई मेट विद एन एक्सीडेंट। अब विद कहने का मतलब किसी के एक्सीडेंट करने की इच्छा नहीं होती। ठीक है जी, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था समझने का। अब खेल समझते हैं यहां पर, बड़े ध्यान से सुनने और समझने का काम करें। मैंने कहा ही मेट राहुल इन मार्केट। अब इस हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं, वो इंसान मार्केट गया जनरल पर्पस के लिए, इसका मतलब वो इंसान शॉपिंग करने के लिए गया। ठीक है, वो इंसान शॉपिंग करने के लिए गया। तो अगर वो इंसान इस हिसाब से शॉपिंग करने के लिए गया तो मैट के साथ राहुल लिखना सेंसिबल हुआ, क्योंकि मीट के साथ अगर हम लोग जब बिना प्रेपोजिशन के बात लिखते हैं ऑब्जेक्ट में तो इंटेंशनल है, तो वो उस इंसान से, अब तो कंफ्यूजन हो गई शुरुआत। कंफ्यूजन इस बात की शुरुआत हुई कि भैया यहां पर तो देखा हम लोगों ने एक जनरल पर्पस बताया गया है, वो मार्केट गया शॉपिंग के लिए, तो फिर इंटेंशनल कैसे मिला भाई? मैं अगर मार्केट शॉपिंग करने जा रहा हूं तो मेरी इंटेंशन शॉपिंग करने की है, तो मैं किसी से मिला कैसे? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब चीजें अपने आप में थोड़ी सी क्लैश कर रही हैं। इसका मीनिंग ज्यादा खूबसूरत नहीं है, इसका मीनिंग ज्यादा सटीक नहीं है। ज्यादा सटीक नहीं है तो कंसीडरेशन आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा ही मेट राहुल इन द मार्केट। यहां पर मीनिंग समझ में आ रहा है? वो इंसान राहुल से इंटेंशनली मिला और इंटेंशनली मिलने का स्थान डिसाइड किया गया मार्केट। यानी कि वो इंसान, देखो आर्टिकल द लगते इसका पर्पस बदलता है। इसका मतलब वो इंसान शॉपिंग करने तो वहां नहीं गया, लेकिन उसने इस मार्केट को मीटिंग प्लेस डिसाइड किया था किससे मिलने के लिए? राहुल से। तो इसका मतलब इससे ज्यादा अप्रोच अच्छी हुई इस लिखे सेंटेंस की। एक अगले सेंटेंस पर काम करना शुरू करते हैं। लिखा है ही मेट विद राहुल इन मार्केट। ही मेट विद राहुल इन मार्केट। अब अगर इसके मीनिंग को मैं समझने का काम करूं तो देखो बड़े प्यार से समझने की कोशिश करें। ही और ये लिखा इन मार्केट, तो इसका मतलब ये इंसान का जनरल पर्पस हमें समझ में आता है। भाई खरीदने जा रहा था मार्केट में कुछ और अचानक से राहुल से मुलाकात हो गई, ये बात अपनी जगह समझ में आती है। मैं मार्केट शॉपिंग करने जा रहा हूं तो मेरी इंटेंशन शॉपिंग की है, अरे हाँ है ना। तो किसी से अगर मुलाकात होगी तो अचानक से मुलाकात होगी। फिर कुछ मूर्खानंद है वो ये कह रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि सर अगर मान लो पहले से ही डिसाइडेड हो कि मुझे तो उससे मिलना है, तो भैया उससे मिलना है तो साथ लेके जाओ ना, फिर कौन रोक रहा है तुम्हें? अला मजाक करते हो है? मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ज्यादा अप्रोप्रिएट मीनिंग हुआ। वो इंसान मार्केट गया शॉपिंग के लिए, अचानक से मुलाकात हुई राहुल से। अब एक और खोज हुई, ही मेट विद राहुल इन द मार्केट। तो अगर मैं देखना चाहूं, अगर मैं इसे देखना चाहूं तो वो इंसान मार्केट गया, उसने शॉपिंग तो नहीं करनी द लगाने की वजह से। अब अगर वो शॉपिंग नहीं कर रहा है और मार्केट में किसी मीटिंग प्लेस की बात कर रहा है, तो फिर राहुल का विद से क्या लेना देना रहा? यानी कि ये बात भी अपने आप में गलत हुई। आर्टिकल्स इसीलिए कहलाते हैं डिटरमिनर्स, वर्ड फिक्सर्स। भाई साहब शब्दों को अर्थ के आधार पर घुमाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि या तो आर्टिकल समझो तो बहुत गहराई से समझो, और गहराई से नहीं समझने हो तो फिर वही अपने तुक्केबाज ठीक है बेटा वाउल के साथ ए एन पीछे एन आता है, फिर बेहोश रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लिख रहा हूं, दो चार सवाल ध्यान से समझने की कोशिश करना। वर्ड फिक्सर्स, मैं तो उस इंसान को बहुत बड़ा मूर्ख मानता हूं, सब आर्टिकल्स में पढ़ लिया, आर्टिकल्स का मीनिंग ही नहीं पता कि भाई आर्टिकल्स होते क्यों हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। जिसे यही नहीं पता वो क्लोज टेस्ट में क्या खाक सोल्व कर लेगा। और बच्चे मुझसे कहते हैं सर आर्टिकल पहले, वो क्या नाम है, क्लोज टेस्ट पहले करा दो। क्लोज टेस्ट में आर्टिकल मिलते हैं, तुम्हें पता ही नहीं कि क्यों आ रहा है।
और उससे बड़े मूर्खानंद वो टीचर बैठे हुए हैं जो भाई साहब सीधा जुगाड़ लगा दे, बेटे इसका हिंदी में मीनिंग निकालो, ये अर्थ निकलता, ठीक हो गया, अगले का अर्थ ये होता है। अरे तुम क्यों जहर पिला रहे हो यार, क्यों यहाँ आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो? इन बच्चों को सीखना है इंग्लिश, हमेशा हमेशा के लिए सीखना है। राइट, क्वेश्चन पर आओ। वर्षा जी कहती हैं, बहुत बड़ा देखो खतरनाक जवाब आता है। वर्षा जी कहती हैं, सर अगर किसी और से मिलने गया हो और राहुल से मिल गया हो तो अनइंटेंशनली तब क्या करें? शास्त्रों के खिलाफ इसे छिछोरापन कहते हैं। ठीक है, मैं ऐसी बकवास में विश्वास नहीं करता कि आप मीनिंग को इतनी दूर तक लेकर जाओ। अरे भाई साहब, आप किसी से मिलने जा रहे हो, किसी और से मिल बैठे, तो सेंटेंस भी तो बनाओगे ना उसके लिए। सेंटेंस भी तो दो फ्रेम हो गई ना। तो बेटा ये तो सवाल कैसे बना रहे हो आप, अपनी तरफ से पैदा कर रहे हो। एक ही सेंटेंस में दो एक्सप्रेशन दे दूं? क्रांतिकारी हो तुम तो। सेंटेंस 1 पर आओ बेटा, लिखा है ही वेंट टू जेल, और अगर मैं कहता हूं ही वेंट टू द जेल, सवाल ही बदल गया भाई। अगर मैं कहता हूं ही वेंट टू जेल, तो इस लिखी हुई बातचीत को देखा जाए ध्यान से, कहानी बदल गई भाई साहब। और कहानी क्या बदल गई? वो इंसान जेल गया, तो वो जेल गया, तो इसका मतलब जेल एक जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। और जेल हम यूज करते हैं किसके लिए? जेल हम यूज करते हैं कैदियों को रखने के लिए। तो ही वेंट टू जेल कह देना ज्यादा सेंसिबल है क्या? ये कहना ज्यादा सेंसिबल नहीं है, इसका मीनिंग नॉनसेंस है। जेल का एक जनरल पर्पस निकल कर आता है, और जनरल पर्पस ये कहता है बच्चों कि कोई भी कैदी को या एक्यूज्ड को या किसी भी ऐसे इंसान को जो समाज के लिए खतरा है, उसे रखने की ये जगह है। अब इस हिसाब से तो इसका मीनिंग थोड़ा सा नॉनसेंस बनता है कि कोई इंसान खुद चला जाएगा जेल। अरेस्ट मी बेबी, आई एम योर्स। नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है। हाँ, ये मीनिंग तो ये कहना चाहे कह सकता है कि शायद ये जो ही है ये अपने आप में एक ऑफिसर है, हो सकता है अपने आप में एक ये जेलर है। ये कहना कुछ हद तक चला सकता, पर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर कैदी रखे जाते हैं और इस इंसान का जेल में जाना, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है जी, जबरदस्ती अर्थ निकाले तो ये हो सकता, बाकी इसका अर्थ ठीक नहीं है। सेंटेंस 2 पर आऊं। मैं अगर कहता हूं ही वेंट टू द जेल, अब द जेल का मीनिंग यहां पर बदलता है। अब इसका जनरल पर्पस नहीं, इसका मतलब ये इंसान जेल गया है, और जेल गया है किस लिए? ताकि ये इंसान किसी को मिल सके, टू मीट समवन। या फिर इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग ये तैयार होता है, जो हमने ऊपर तैयार किया वो अर्थ यहां तैयार होता है। या तो वो इंसान एक ऑफिसर है या वो जेलर है, और उसका जेल जाने का पर्पस स्पेसिफिक है, वो वहां ड्यूटी करता है, किसी कैदी से मिलने गया है, किसी के लिए खाना पीना सामान देने के लिए गया है। फिर सर आता है हमारे सामने, ही वॉज सेंट टू द जेल, ही वॉज सेंट टू जेल। अब अगर उसे भेजा गया है तो जनरल पर्पस अपने आप में सेटिस्फाई करता है, आर्टिकल द लगाने से कोई अर्थ नहीं बनता। ठीक है जी, अर्थ को ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैं एक दूसरी कैटेगरी से आपको मिलाना चाहूंगा, और दूसरी कैटेगरी कहती है एजुकेशनल पर्पस या एजुकेशनल प्लेसेस। हमारे कई सारे एजुकेशनल प्लेसेस हैं। एग्जाम्पल अगर हम कहना चाहें तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, और भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जो स्कूल की बताते हैं, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल के साथ जनरल पर्पस होते ही यहां आर्टिकल नहीं लगा, इसका मीनिंग डिटरमिन हो गया, फिक्स हो गया। इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट हूं और कुछ नहीं। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं इसी सेंटेंस को, आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो स्कूल मेरा जाने का जनरल पर्पस नहीं है। अगर जनरल पर्पस है तो मैं स्टूडेंट हूं, स्कूल किस लिए जाऊंगा? पढ़ने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इस बात को कहने की कोशिश करता हूं गोइंग टू द स्कूल, तो इसका मतलब ये समझ में आता है जो ये आई है ये या तो कोई
पेरेंट है, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें पेरेंट के अलावा हो सकता है ये किसी इंसान का गार्जियन हो। ठीक है जी। तो आर्टिकल का यूज अगर हम करते हैं तो इसके अर्थ बदल जाते हैं। एक अगली कैटेगरी से मैं मिलने की कोशिश करता हूं, तो एक अगली कैटेगरी और आती है जिसे हम कहते हैं रिलीजियस प्लेसेस। जब रिलीजियस प्लेसेस की हम बात करते हैं तो रिलीजियस प्लेसेस जहां धर्म की बातें होती है, दुनिया भर के शब्द ऐसे हैं भाई, लिख के देख लेते हैं। टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, वैसे तो गुरुद्वारा साहिब बोलते हैं, और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि सर आपने इससे पहले भी तो रिलीजियस कुछ प्लेसेस का जिक्र किया था। हुँ? इससे पहले भी आपने रिलीजियस प्लेसेस का जिक्र किया था। जी बिल्कुल किया था। आप अगर उस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखने का काम करेंगे तो सर वो सारी की सारी बात आप लोगों की स्पेसिफिक प्लेसेस की है। राइट, क्लियर है। तो टेम्पल आप कहीं पर भी बना सकते हैं, आप अपने घर में भी एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। ठीक है जी। राइट, तो ये जनरल सी बात है, टेम्पल आप घर में ही बना सकते हैं। कुछ लोग तो अपने दिल में भी मंदिर बनाए रखते हैं और किसी की मूर्ति स्थापित करे बैठे हैं। आशिक हो, प्यार में खोए हुए हो, पर याद रखो दिल जले हो। चलो खैर, ये तो मैं चीजों का मजाक कर रहा था। इसका ध्यान रखें, ये मीनिंग के आधार पर कभी कभी बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देता है सवाल। ठीक है जी। मैं चीजों को लेकर चलना चाहूंगा आगे। 3 सेंटेंस लिखे मैंने। 3 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। थोड़ा ध्यान लगाने की। शुभम खतरनाक है बेटा तू तो। चलिए थोड़ा सा ध्यान लगाने की और कोशिश करें, मैं अभी आपको समय देना चाहूंगा।
चलिए, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। लिखे हुए इन सेंटेंसेस की अगर मैं बात को थोड़ा सा बिहेवियर के अकॉर्डिंग समझूं, मैं अगर कहूं आज मैं, थैंक यू ऋषिकेश, मैं अगर कहूं आज मैं एक अमित से मिला, आप अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना। मैंने कहा आज मैं एक अमित से मिला, आपका क्या रिएक्शन होगा? जी कविता मैम, एक टीचर स्कूल जाने के लिए यही कहेगा आई एम गोइंग टू द स्कूल, ठीक है जी। एक स्टूडेंट कहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। और अगर आपको डाउट आता है, बेटा अपने घर पर वीडियो को बार बार देखें, दिमाग खुलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी चाय भी पी लीजिएगा, है, ठीक है बेटा। डाउट नहीं होते हैं ये आप अपने दिमाग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्र के साथ पहले जो सुना इसे एब्जॉर्ब करो, घर पर वीडियो को दोबारा देखो, कल मेरी आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, आपका डाउट बचेगा ही नहीं, ये मैं जानता हूं। एक चीज हमेशा समझने की कोशिश करना, कुछ नया सीख रहे हो तो दिक्कत आएगी। अगर कुछ नया नहीं सीख रहे होते तो दिक्कत नहीं आती। अगर कुछ नया सीख रहे हो तो दिक्कत आएगी, लेकिन इस दिक्कत में घबराना नहीं। घबराओगे मारे जाओगे, क्योंकि घबराने से सॉल्यूशन नहीं निकलना। पेशेंस रखो, अगर दिक्कत आ रही है पेशेंस रखो, वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि सभी के सभी स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स पहले कहीं पढ़े नहीं है। मैं जानता हूं कुछ बच्चे पहले पढ़े हुए हैं और कुछ बच्चे तो कई बार पढ़े हुए हैं। मैं हर किसी के बच्चे, हर किसी तरह की किस्म के बच्चे को देख सकता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन मुझे आपको एक ही तरह से ट्रीट करना पड़ता है। आप पहले पढ़े हैं, मुझे वो गंदगी साफ करनी है। आप पहले नहीं पढ़े, मुझे आपको एक बार में ऐसे समझाना कि आप कहीं परेशान ही ना हो। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इन दिस क्लास। नेवर माइंड माई वर्ड्स, मेरा हर शब्द आपके लिए है, आपके इंप्रूवमेंट के लिए है। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब भुवनेंद्र साहब कहते हैं टीचर भी तो जनरली स्कूल जाता है। आपको स्कूल की डेफिनेशन पता है बेटा? आपको स्कूल की डेफिनेशन पता है? बताओ जरा, स्कूल की डेफिनेशन क्या है? स्कूल is an institution where education is transferred, transmitted, earned, observed. तो स्कूल बेसिकली बच्चों के लिए होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं ताकि कुछ सीख सकें। टीचर तो वहां पढ़ाने जाता है। स्कूल इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए होता है, टीचर्स के लिए नहीं होता। टीचर्स तो दुनिया भर के घूम रहे हैं, बाहर रोड पे मार कर लिए घूम रहे हैं, टेंस पढ़ लो, तो स्कूल थोड़ी बन गया। स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। क्वेश्चन पर आए, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस शेयर कर रहा था, बड़े ध्यान से सुनने समझने का काम करें। मैंने कहा मैं रास्ते में एक अमित से मिला, फिर मैंने कहा मैं रास्ते में अमित से मिला। दो सेंटेंसेस मैंने कहे। अगर मैं आपको कहता हूं मैं रास्ते में अमित से मिला, तो आप तुरंत कहोगे क्या कह रहा था? इसका मतलब आप उस अमित के बारे में जानते हैं। और अगर मैं ये कहता हूं कि मैं रास्ते में एक अमित से मिला, तो आपका तुरंत रेस्पॉन्स आएगा कौन अमित? क्या अमित नाम के इंसान जितने भी इस सृष्टि में हैं, क्या मैं उन सभी को जानता हूं? मैं उन्हें नहीं जानता। ठीक, तो दो मीनिंग तैयार हुए। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं अगर इस बात को इस तरीके से समझने की कोशिश करूं, अगर मैं किसी भी प्रॉपर नाउन की बात करता हूं और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब, प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो यहां भी आधी दुनिया बेहोश बैठी रहेगी, फिर कई दिनों तक ये दिमाग में सवाल उठता रहेगा। प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। अगर मैं किसी भी प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन की बात, वैसे है ये प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब मुझे समझ आता है
द रीडर, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं लिसनर इज अवेयर ऑफ। अगर आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाला उस इंसान के बारे में जानता है। मैं अगर कहने की कोशिश करूं गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट, सब लोग जानते हैं कि इस गांधी की मैं बात कर रहा हूं, राइट। लेकिन अगर मैं इस बात को ऐसे कहने की कोशिश करता हूं कि अगर किसी भी प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन के साथ मैं आर्टिकल ए या एन की बात करता हूं तो इसका मतलब ये समझ आता है कि जो भी ये लिखा है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नोट लगना है, बाकी की बातचीत यही रहेगी। जिसको मैं बता रहा हूं, जिसको ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस इंसान का मतलब ये समझ है, उसी के बारे में आपको पता ही नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज और खासी बदल गई, और वो चीज क्या है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो, हम लोगों ने नाउन के दौरान ही ये चीज समझी थी कि प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन ए और एन जैसे ही हम लोगों ने लगाया तो इस लिखे हुए प्रॉपर नाउन का बिहेवियर बदलकर प्रॉपर नाउन नहीं रहता और ये बन जाता है कॉमन नाउन। ठीक है जी। अगर मैं इस बात को कहता हूं आई सॉ एन अमित टुडे, इसका मतलब आप उस अमित के बारे में नहीं जानते, और इस अमित का यहां पर यूज प्रॉपर नाउन की तरीके से नहीं, कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ। वजह जान गए हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम में जाओगे ऐसा सवाल पूछा जाता है अंडरलाइन करके कि ये किस तरह का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या फिर मटेरियल नाउन। बेहोश आत्माएं पता नहीं कहां टिक करके आती हैं, आप ठीक करेंगे मैं उम्मीद रखता हूं। आई सॉ अमित टुडे, ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हुआ और इसके बारे में सामने वाला जानता है। अगली अगर मैं बात करता हूं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो सर, कालिदास भारत में फादर ऑफ संस्कृत ड्रामास कहलाता है। शेक्सपियर शेक्सपियर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामास कहलाता है। इसका मतलब यहां पर जो कहने की कोशिश की, ये तो बेचारा ब्रिटेन का कह लीजिए, इंग्लैंड का कह लीजिए, एक ही बात है। हम तो फिलहाल एक ही बात मानकर चलेंगे, ये इंसान वहां का और ये इंसान यहां का, कुल मिलाकर इन दोनों के ठीक बीच एक कंपैरिजन तैयार हो गया। अब अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने का काम करें तो चीजें ही बदलती नजर आ रही हैं कि अगर इसी बातचीत को हम आर्टिकल द के साथ जोड़ने का काम करते हैं तो जिसके भी साथ ये जुड़ गया ना मेरे दोस्त, वो बताने की कोशिश करता है कंपैरिजन। ठीक है जी, कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर से हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो इसी को हम लोग कॉमन नाउन के नाम से ही जानते हैं। एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करें प्लीज। आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए आर्टिकल का प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड हो चुका है, जिसमें 300 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 300 क्वेश्चंस, 50-50 क्वेश्चंस के 6 सेट दिए हैं। और मैं समझा पा रहा हूं शायद इसकी वजह क्या है, क्योंकि आर्टिकल जितनी गहराई में आप समझो उतनी कमी महसूस होगी आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने ये दायरा समझ लिया होगा। खैर,
मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आओ जी बाबू जी थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं और ये बात खूबसूरत हो सकती है अगर ध्यान से समझा जाए तो। प्लीज इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। चलिए भाई अब इस कहानी को समझने का काम करते हैं। ये लिखा है मेरे सामने एक छोटा सा सेंटेंस, अ डॉग इज फेथफुल टू ऑल। कोई दिक्कत ही नहीं। अ डॉग इज फेथफुल टू ऑल। अ डॉग इज फेथफुल टू ऑल। तो इसका मतलब तो ये समझ आता है कि दुनिया भर के कुत्ते हैं, दुनिया भर के डॉग्स हैं, दुनिया भर की उनकी स्पीशीज हैं। आप शायद स्पीशीज को जानते भी होंगे, बहुत सारी स्पीशीज है, मुझे तो नहीं पता, जैसे पिटबुल। अरे भाई नीरज जरा डॉग्स की ब्रीड बताओगे? पैमिलियन, जर्मन शेफर्ड, लेब्रा, पिटबुल और पब। पब बोलते हैं, पग बोलते हैं, पग बोलते हैं। दुनिया भर के होते हैं भाई साहब, कुत्तों की वैरायटी इतनी सारी है, ठीक है। और तो कोई सा नहीं होता है भाई साहब। मेरे को और कुत्तों के नाम भी बोलने बड़ी मुश्किल है। अब अगर कुत्तों की हम वैरायटी देखें तो किसी भी एक कुत्ते को पकड़ के ले आओ भाई साहब, फेथफुल ही होता है। किसी को एक को पकड़ के ले आओ, राइट। तो इसका मतलब बहुत सारे में से किसी एक की बात कही गई, ग्रामेटिकली ये सही है। इस आ डॉग का मतलब यहां समझ में आता है एनी डॉग। द डॉग इज फेथफुल टू ऑल। इसका मतलब द डॉग कहने का मतलब किस सेंस को स्पेसिफिक बनाता है। इसका मतलब तो ये समझ आता है कि वो जितनी भी वेराइटीज हैं, स्पीशीज हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है आर्टिकल द लगाकर। तो इसका मतलब इस आर्टिकल द की अगर मैं बात करता हूं तो कभी कभी कॉन्टेक्स्ट वाइज ये मीनिंग तैयार करता है ऑल, सभी को इंक्लूड किया गया, सभी को इंक्लूड किया गया। तो अगर सभी को इंक्लूड किया गया इसका मतलब ये हो गया, इसका भी मीनिंग तैयार, यानी कि जितनी भी स्पीशीज हैं सभी की सभी फेथफुल हैं, सभी की सभी फेथफुल हैं। अब अगर यहां कहा जाए डॉग्स आर फेथफुल टू ऑल,
तो क्या इसका कोई अर्थ है? क्या इसका कोई अर्थ है? जी साहब, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों इसका अर्थ नहीं? जब द लगाकर हम लोगों ने इस डॉग के साथ सभी को कवर कर लिया कि जितनी भी प्रजातियां हैं वो सभी की सभी फेथफुल हैं एक इंसान के लिए, किसी के लिए भी, तो डॉग्स आर कहने से इसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता। इसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता। ठीक है जी, क्योंकि जितनी भी स्पीशीज हैं सभी को हम लोगों ने द डॉग कहकर इंक्लूड कर लिया। अब सवाल घूमता है, द मैन इज मोर्टल कहना ठीक होगा? अगर मैं कहूं द मैन इज मोर्टल कहना ठीक होगा? बिल्कुल नॉनसेंस हुआ, क्योंकि सर मैन की तो कोई स्पीशीज है ही नहीं। मैन विल बी मैन। सभी की सभी एक ही जैसे होते हैं भाई, सभी की सभी जगह एक ही जैसे होते हैं। तो इनकी तो कोई बेचारों की स्पीशीज बनाई नहीं भगवान ने, सब जगह एक ही जैसे होते हैं। तो अगर स्पीशीज नहीं है तो इसके साथ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव द पावर ऑफ रीजनिंग, जितने भी ह्यूमन बींग्स है एक ही स्पीशीज मानी जाती है, द लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिनकी स्पीशीज होती है उनके लिए आप द लगाकर सारी की सारी प्रजाति को कवर करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी नाउन है जिनकी प्रजातियां बनाई नहीं है भगवान ने, वो अपने आप में जो भी है अकेले ही काफी हैं। मैन, वुमेन, नेचर, सोसाइटी। अगर मैं कहूं ह्यूमन बींग्स, अगर मैं कहने की कोशिश करूं गॉड, प्रजातियां नहीं है जी, भगवान के लिए भगवानी शब्द यूज होता है। गॉडेस। अगर कहने की कोशिश करूं अलमाइटी, ठीक है जी, इनकी प्रजातियां नहीं है। खैर, एक बार इसे फटाफट से देख लीजिएगा। आर्टिकल्स की डिस्कशन, इससे आगे ज्यादा दूर ले जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। आर्टिकल्स को मैंने आपको अलग अलग लेवल पर डिस्कस करना सिखाया है। आर्टिकल्स के अलग अलग मायने मैंने आपके सामने तैयार किए। आर्टिकल्स के अलग अलग मायने, सबसे पहले साउंड के बेसिस पर फर्क समझाया, मीनिंग समझाया। आर्टिकल में ए और एन का साउंड का जो डिफरेंस है किस तरीके से कन्वे करता है। तो अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोगों ने आर्टिकल द को समझा, साउंड के बेसिस पर द और दी की क्या फर्क है। अलग अलग कैटेगरीज में इसको बांटने की कोशिश की। कैटेगरीज बांटने का एक पर्पस था, आपके सामने कोई भी शब्द अगर लिखा हुआ मिलता है तो शब्द को देखते ही आपको कैटेगरी याद आती है कि यार ये तो हिस्टोरिकल बातचीत हुई, चल लगा दे द, ये तो ज्योग्राफिकल बात हुई, लगा दे द, वरना इनको रटना बहुत मुश्किल हो सकता था। तो हमने एक तरीका तैयार किया, चीजों को, कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। फिर आती है बात, हम लोगों ने इस आर्टिकल के लिए एक जोन ऑफ क्वेश्चन तैयार किया जिनकी जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस हम लोगों ने समझी। फिर हम लोगों ने समझने का काम किया कि आर्टिकल्स के बेहुदा और बहुत शानदार अर्थ तैयार होते हैं अगर हम इन आर्टिकल्स को कायदे से समझने देखने की कोशिश करें। तो आर्टिकल्स लगने के साथ साथ दूसरे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरे अर्थ बदल जाते हैं, और जब अर्थ बदल जाते हैं तो कहानी कुछ से कुछ और हो जाती है। आप लोगों को मैंने कुल मिलाकर 300 क्वेश्चंस की शीट दी है, आप लोगों को देखना है, अपने नोट्स अपलोडेड हैं। उन क्वेश्चंस पर आप अपना काम करें। मैं उसमें आपके शुरुआती क्वेश्चंस पर काम करूंगा। पहले 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एक सही एटीट्यूड आप लोगों को देने के लिए, और बाकी के 250 क्वेश्चन जो बचे उन पर आप काम करें। आप लोगों का अपना ग्रुप है, ठीक है बच्चों, अपने उस ग्रुप में क्वेश्चंस पोस्ट करें, सेंसिबल तरीके से अपने जवाब दें, सेंसिबल तरीके से पार्टिसिपेट करें। 2 मिनट के लिए कमेंट्स लगा दो सर, मैं देखना चाहूंगा कौन क्या कहना चाहता है।
आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए उनकी कोई आंसर की प्रोवाइड नहीं करूंगा। क्वेश्चंस दिए इसलिए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। आंसर्स देने का मतलब ये है कि आप बेहोश हो जाओ, आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, आंसर ढूंढते हो, आंसर मिल गया ठीक, नहीं मिला तो आप अपने आप को मान लेते हो कि चलो ठीक है जो हो गया हो गया। कोई आंसर शीट नहीं दूंगा, ना तो मैं अपनी ऑफलाइन बैचेस में आंसर की देता हूं और ना यहाँ दूंगा। पेपर में आपको आंसर की नहीं मिलनी, साथ साथ इस दिमाग को जगाओ। पेपर में आंसर की नहीं मिलेगी, आंसर की के चक्कर में पड़े रहोगे तो ना तो आप तैयारी कर पाओगे और ना ही समझ पाओगे। थैंक यू। शिवशंकर कहता आपसे पढ़कर इंग्लिश जीरो लग रहा है, मतलब? उत्कर्ष बार बार अपनी वीडियोस को देखो, बार बार पढ़ो, अपने आप समझ आएगा। जी लवदीप जी लगा सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करो। जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा अपने ग्रुप में पोस्ट करो। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, पेपर में नहीं कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अपनी रिवीजन लगाएं। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।